Hello students, how are you? I hope you are doing very well. Let us start our class. देखिए हमने लास्ट क्लासेस में काफ़ी ऐसे चैप्टर सॉल्व किए जिसमें हाउ टू सॉल्व एरर, हाउ टू सॉल्व सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, हाउ टू सॉल्व रीअरेंजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। बट स्टूडेंट्स ने हमें डिमांड की कि सर आप उन चैप्टर्स पर भी हमें क्लैरिफिकेशन करें कि जिसमें नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपको अब तक लास्ट IBPS जो नए पैटर्न्स का यूज़ किया गया उन पे बात करने जा रहा हूँ। हम ये नहीं जानते कि हर बार कौन सा नया पैटर्न वो एग्जामिनर्स अडॉप्ट करने जा रहा है, बट जो पहले पैटर्न दिए अगर हम उनको बड़ा ही केयरफुली समझ लेते हैं तो शायद जो नेक्स्ट न्यू पैटर्न होगा उसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इस चीज़ को बड़ा ही ईजिली अडॉप्ट करेंगे कि जो भी नए पैटर्न आ रहे हैं वो हमारे बेसिक नॉलेज के बेस पर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा पैटर्न आ गया कि हम उसको फॉलो ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको नए पैटर्न बेस्ड आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए 1 to 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नए पैटर्न के बेस पर पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या है, आपको दिया है चूज वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट मीन्स आपको ये एक क्वेश्चन दिया है और नीचे ऑप्शन दिए हैं। जो गिवन ऑप्शन 1 to 5 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है विच मेक सेंटेंस इनकरेक्ट, जिससे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाए। मीन्स 1 2 3 4 5 इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो हम जैसे एक नंबर पे सी लिखा है, सी के आगे पाइवोटल, तो क्वेश्चन में सी ऑप्शन पे दिया है इम्पोर्टेंट, तो सी इम्पोर्टेंट के स्थान पर पाइवोटल रखने पर अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता इट मीन्स वो अपना आंसर है, और जहाँ ये मीनिंग चेंज हो गया इट मीन्स वहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए पाइवोटल है, इम्पोर्टेंट है, दोनों सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। अब ए के स्थान पर इमर्स्ड, ट्रांसपायर्ड के स्थान पर इमर्स्ड, दोनों का मीनिंग सेम है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। गैल्वेनाइज के स्थान पर सपोज कीजिए जो डी ऑप्शन है स्टिमुलेट दिया है, इन दोनों का मीनिंग और सेंस सेम है, तो इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर जैसे ही क्वेश्चन का जो वर्ड अलग है नीचे ऑप्शन का अलग, तो इसका मतलब जैसे ही डिफरेंट अपने को पता लग जाए कि क्वेश्चन में अलग वर्ड है नीचे अलग सेंस का वर्ड है, तो वो अपना आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करना है साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। आपको इजी रूप से सॉल्व करने के लिए हमने इसमें एक स्टेप और जोड़ दिया। हालांकि एग्जाम में इतना ही पूछा जा चुका है, बट हमने क्या किया, इसके साथ ही हिंदी मीनिंग और लिख दिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, देखें क्वेश्चन में दिया था आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आप पूरी लाइन नहीं भी पढ़ते तो भी आपका ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको पूरी लाइन ही रीड आउट करके क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। कहता है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अ कंसेंसस इमर्ज्ड, कंसेंसस का होता है जनरल एग्रीमेंट, इमर्ज्ड का मतलब होता है उभर कर सामने आना। मैंने देखा कि ए नंबर में इमर्ज दिया है, मेरे पास ए नंबर इधर है, ये रहा ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब ये होता है उभर कर सामने आना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना चेंज वाला नहीं था, ये अपना आंसर नहीं है। फिर दैट द पब्लिक सेक्टर हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक सेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंटरवेन, कि वो हस्तक्षेप करे। मैंने देखा बी का मतलब है इंटरवेन, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। यहाँ पर जो बी दिया है यहाँ है स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत करना, टू हेट। मैंने देखा कि हस्तक्षेप करना अलग चीज है, स्कॉर्न नफरत करना अलग चीज है। इट मीन्स यहाँ बी आंसर है, ये आपस में दोनों वर्ड का पेयर्स नहीं बन रहा, दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा। कि अगर हम क्वेश्चन देखें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन में लगाने पर इसके मीनिंग को चेंज कर देता है, इन दोनों का मीनिंग अलग है, इट मीन्स बी यहाँ गलत था।
फिर देखें टू बेल आउट। बेल आउट एक फ्रेजल वर्ब है। जब किसी फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्प करना हो तो हम बेल आउट का यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिकली किसको बेल आउट करेगा? इंपॉर्टेंट बैंक्स को। बैंक से पहले क्या इंपॉर्टेंट, तो यहाँ सी में दिया था पाइवोटल, सी में दिया इंपॉर्टेंट। पाइवोटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों सेम थे। आगे बढ़ रहा हूँ। एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। चूंकि डी ऑप्शन में गैल्वेनाइज अपने पास वर्ड है। गैल्वेनाइज की दो मीनिंग होते हैं, एक तो जस्ता चढ़ाना, किसी भी धातु पर जस्ते का परत चढ़ाना, एक होता है प्रेरित करना। तो चूंकि यहाँ पर डी का स्टिमुलेट और गैल्वेनाइज दोनों का पेयर सेम बन रहा है, ये भी अपना आंसर नहीं है। इन 4 वर्ड्स में से केवल एक ही वर्ड है जिसका आंसर सेम नहीं था, वो है इंटरवेन और स्कॉल। सो अपना आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन स्कॉल। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको दिक्कत आती है वो ये है कि कई स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि जैसे ए ऑप्शन में इमर्स्ड है तो इधर ए ऑप्शन में शायद फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखना है। ऐसा नहीं है, इधर ए ऑप्शन है, इनमें से ए ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वन पर। तो इस सेकेंड वन के साथ इसको आपने पेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इन वर्ड्स को, जिनको ये वर्ड्स नहीं आते वो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एडवेंचरस, रिस्क टेकिंग। अब मैंने देखा कि ए ऑप्शन पे एडवेंचरस है, इसका होता है निडर या साहसी। और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन में दिया है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मीनिंग भी होता है निडर या साहसी। ठीक है। सो ए ऑप्शन क्वेश्चन में और आंसर में पेयर बन रहा है, दोनों का सेम मीनिंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर दिया था व्हेन द इकोनॉमी इज डिप्रेस्ड। व्हेन द इकोनॉमी इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कोई इंसान दुख में गिर जाना, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ जाना, मिजरेबल कंडीशन में आ जाना। इसमें जो ऑप्शन है मेरे को बी ऑप्शन जांच करना है। बी ऑप्शन था मिजरेबल। डिप्रेस्ड और मिजरेबल दोनों सिनोनिमस ही होते हैं, तो मैंने देखा इन दोनों का मीनिंग भी लमसम सेम है। आगे दिया था इज लेस डेंजरस। अब डेंजरस सी में दिया था डेंजरस, और डेंजरस का मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ, खतरनाक, और पेरिलस का मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ। तो सी ऑप्शन भी पेयर बना रहा है। देन व्हेन द इकोनॉमी इज क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड असेट प्राइसेस आर बूमिंग। जब असेट प्राइसेस बूम कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। डी ऑप्शन में था बूमिंग, तेजी से बढ़ना। इसमें एक ऑप्शन था डी फायबल। फायबल का मतलब चरित्र की दुर्बलता, मतलब कोई चीज़ कम होना, दुर्बल होना, वीक होना। अक्सर क्या होगा, इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में जो वर्ड दिया उसका विपरीत डाल दिया जाता है, वो अपना आंसर होता है। तो यहाँ बूमिंग और फायबल दोनों का मीनिंग बढ़ना न होकर बूमिंग का मतलब था बढ़ना और फायबल का मतलब है चरित्र की दुर्बलता, मीन्स कम होना। सो जो अपना आंसर है कौन सा है? ऑप्शन डी फायबल। डी ऑप्शन कौन से नंबर पर है? थर्ड पर, तो थर्ड अपना आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। पेरिलस का मतलब जोखिम, डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर, फायबल का मतलब है चरित्र की दुर्बलता, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पैटर्न आप पूर्णतः समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, तो आपने मेरे सॉल्व करने से पहले खुद कोशिश करना है कि आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाए। देखिए क्वेश्चन है द रिफॉर्म्स सिंस द जीएफसी हैव मेड। अब पहला जो ए ऑप्शन है वो है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना, तो यहाँ ए ऑप्शन है रिनोवेशन का मतलब होता है सुधार। इट मीन्स पेयर बन रहा है, ये अपना आंसर नहीं है। सिंस द जीएफसी हैव मेड द फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग। अब मैंने देखा कि यहाँ बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन का होता है स्ट्रॉन्ग।
यहाँ दिया वाइग्रस, वाइग्रस का मतलब होता है कठोर या मजबूत या स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ बी ऑप्शन का भी बिल्कुल ऑप्शन सेम था। बट गार्ड अगेंस्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। मेरे पास जो सी ऑप्शन है वो है डिस्क्वाइट। जो डिस्क्वाइट का होता है फीलिंग ऑफ वरी या अनईजी। देखिए जो सी ऑप्शन था स्टेबिलिटी, ये एक पॉजिटिव वर्ड था। जो फीलिंग ऑफ वरी चिंता की बात या अनईजी, ये इसका नेगेटिव वर्ड है। तो ये मैंने देखा सी ऑप्शन दोनों का अलग अलग था, मेरा आंसर सी हो सकता है। मैं एक बार आगे बढ़ रहा हूँ। फिर था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क ऑफ अ शार्प राइज इन द लॉन्ग टर्म रेट्स। द शार्प राइज बने बढ़ता हुआ, क्लियर कट बढ़ता हुआ राइज। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर और समझने में आसान। देखिए मैंने देखा कि यहाँ जो शार्प वर्ड था वो भी इतना ज़्यादा सेम नहीं था जितना कि एक्सप्लिसिट में दिया है। बट शार्प का मतलब यहाँ था अशार्प राइज, स्पष्ट बढ़ता हुआ राइज। अगर मेरे को सी और डी में से एक आंसर लेना है तो मैं डेफिनेटली अपना आंसर लूँगा कौन सा, सी। क्योंकि सी में डिस्क्वाइट का जो मीनिंग है वो क्वेश्चन में स्टेबिलिटी के मीनिंग का बिल्कुल विपरीत है। स्टेबिलिटी में होता है स्थिर, जो चिंता का विषय, और अनिजी चीजें होती है वो अस्थिर होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये ऐसा चैप्टर है जो कि टोटली वोकैब बेस्ड है, जिसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, और उसको इजीली कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में 10 ईयर्स आफ्टर द क्राइसिस, जो पहला वर्ड दिया है वो है क्राइसिस, संकट का समय, विनाश का समय। नेगेटिव वर्ड था तो ए नंबर पे दिया है। कैटेक्लिज्म का मतलब था विनाश या संकट या फिर किसी चीज का पूर्णतः नष्ट कर देना, लगभग सेम मीनिंग थे। ये अपना आंसर नहीं है। द यूएस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बढ़ रही है यूएस की इकोनॉमी। तो यहाँ बी ऑप्शन में ग्रोइंग है, और जो बी ऑप्शन है उसमें ऑगमेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। यहाँ ऑगमेंटिंग और ग्रोइंग सेम मीनिंग है, सो ये भी अपना आंसर नहीं है। एट अ स्ट्रॉन्ग पेस एंड द फेड इज इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द क्राइसिस एरा। जो फेड है वो क्या करने जा रही है, क्राइसिस एरा की पॉलिसीज को रिवर्स करने जा रही है, मतलब जैसी पॉलिसी आ रही है उसको विपरीत करने जा रही है। ठीक है, यहाँ ओवरराइडिंग दिया है। अगर मैं यहाँ पर रिवर्सिंग के स्थान पर ओवरराइडिंग यूज करता हूँ, फेड इज इन द प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग द क्राइसिस एरा पॉलिसीज। क्राइसिस एरा पॉलिसीज को ओवरराइड मतलब जैसी वो है उसके विपरीत करने जा रही है। तो दोनों का मीनिंग सेम था। सेंटेंस में मैं चाहे रिवर्सिंग लिखूं चाहे ओवरराइडिंग लिखूं, दोनों का कोई भी अंतर नहीं था। इन द कैलिब्रेटेड मैनर्स, जो कैलिब्रेटेड वर्ड है इसका मतलब था मापा हुआ। कैसे तरीके से, एक मापा हुआ, मापने का मतलब समझते हो ना, हाँ जी, इंच से, मीटर से, है ना, पूरा माप तोल करके जिसको बोलते हैं। ये था कि एक मापे हुए मैनर से। तो इसमें जो डी ऑप्शन था वो था परटर्ब्ड, इसका मतलब परेशान करना। कि मापना अलग चीज है, परेशान करना अलग चीज है। तो इन दोनों ऑप्शन में डी जो है मेरे को चेंज लग रहा है। मैंने अपना आंसर लिखवाया परटर्ब्ड, डी इसमें गलत था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। परटर्ब्ड का मतलब परेशान करना, कैटेक्लिज्म नाश या विनाश करना, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का एक मीनिंग होता है अधिक महत्वपूर्ण होना, मतलब जो हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बिल्ड, बनाना चाहिए। बिल्ड का मतलब होता है बनाना चाहिए। अब ए नंबर पे बिल्ड है तो मेरे पास ए नंबर पे फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का जो मीनिंग है वो होता है गढ़ना, बनाना। ये पर्टिकुलर किसी झूठे स्टेटमेंट या झूठ को गढ़ने के लिए फैब्रिकेट वर्ड का यूज करते हैं। इन दोनों का मीनिंग चूंकि गढ़ना या बनाना है तो ये सेम थे। इट्स रिवर्स बिफोर इट इज अलाउड, इसको अलाउ किया गया है। अब
मैंने देखा बी ऑप्शन था, इट इज अलाउड। नीचे मेरे पास बी ऑप्शन है, वो है एंटाइटल्ड। अब मेरे को ये देखना है कि बी के स्थान पर, अलाउड के स्थान पर बी लगा कर देखना है कि आ सकता है कि नहीं। इट इज अलाउड, इसको अलाउड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स, इट इज एंटाइटल्ड, यह हकदार है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। देखिए जिसको अलाउ कर दिया इसका मतलब वो हकदार है। मैं अगर अलाउड के स्थान पर एंटाइटल लगाकर देखता हूं तो इसमें कोई भी सेंटेंस का विशेष मीनिंग चेंज नहीं होता, तो यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। सी ऑप्शन में मैंने देखा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट वर्ड दिया है, बट यहां सी ऑप्शन में हडल दिया है। हडल का मतलब होता है भीड़ भाड़, होता है भीड़ भाड़। बांटना और भीड़ भाड़ दोनों अलग अलग चीज थी, तो यह सी गलत था। क्या बनेगा, इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट्स यहाँ डी में दिया है एडवांटेजेस, डी में दिया प्रॉफिट, दोनों का मतलब होता है लाभ। बाय वार ऑफ डिविडेंड्स, शेयर बायबैक्स एंड एम्प्लॉय बोनसेस। तो यहाँ दोस्तों जो मेरा आंसर था वो था हडल, क्योंकि हडल को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट के स्थान पे रखता हूँ तो दोनों मीनिंग बहुत अलग अलग है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चल रहा हूं, देखिए डेवलपिंग countries have generally resisted inclusion. डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील कंट्रीज, मैंने देखा तो ए ऑप्शन पे था डेवलपिंग और यहाँ ए ऑप्शन पे है बर्जियन। बर्जियन का मतलब होता है अंकुरित होना, फलना फूलना। तो ये डेवलपिंग का मतलब भी विकासशील होना, आगे बढ़ना, तो दोनों का सेंस सेम था। तो यहाँ पर एक नंबर जो ऑप्शन है वो अपना आंसर नहीं है। Have generally resisted, resisted का मतलब है रोकना। बी का जो ऑप्शन है यहाँ रोकना है। यहाँ satiate का मतलब है संतुष्ट होना, पूर्णतः संतुष्ट होना। यहाँ रोकना और यहाँ संतुष्ट करना दोनों अलग अलग मीनिंग थे, ये बी का पेयर नहीं बन रहा। Inclusion labor of labor standards in trade agreements for fear that advanced countries, advanced माने विकसित, जो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है एक तो प्रतिपादित करना, और यहाँ जो ये था स्थापित, यहाँ आप लिखना है इसका स्थापित करना। सिपित ये लिखने में गलत लिखा है, स्थापित करना, प्रतिपादित करना या स्थापित करना मीन्स पूर्णतः जो स्थापित हो चुकी है, प्रतिपादित हो चुकी है, उसको बोलते हैं प्रोपाउंड। और ऊपर था ऑप्शन एडवांस्ड कंट्रीज। अगर मैं यहाँ प्रोपाउंडेड कंट्रीज लिखता हूं तो ये बिल्कुल सही था, जो पूर्णतः विकसित हो चुकी है। विल अब्यूज सच प्रोविजंस, तो मैंने देखा विल अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है किसी को गलत बोलना, किसी को चिढ़ाना, गाली देना। तो यहाँ था परसिक्यूटेड, किसी को सताना या अत्याचार करना, दोनों सेम नेगेटिव वर्ड था। विल परसिक्यूटेड भी सही था, अब्यूज भी सही था। दोस्तों मेरा आंसर जो है वो है ऑप्शन बी सटिएट, क्योंकि रेसिस्टेड वर्ड का मीनिंग सटिएट से बिल्कुल अलग है, सेंस भी मीनिंग भी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलता हूं। फिर देखें द व्हाइट हाउस हैज ब्रॉडेंड, ब्रॉडेंड का मतलब विस्तृत करना। तो अब ए नंबर पे ब्रॉडेंड मैंने बढ़ाना। अब ए ऑप्शन है एम्पलीफायर, आवाज को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर वर्ड का यूज करते हैं, एम्पलीफायर। तो यहाँ इसका मीनिंग भी बढ़ाना, पर्टिकुलर आवाज बढ़ाना, यहाँ ब्रॉडेंड करना, सेंस दोनों का सेम था, सही है। कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स रेमिट अलाउइंग इट, अलाउइंग इट मैंने इसको क्या करना, अलाउ करना। अब बी ऑप्शन में था अलाउ करना, इधर है स्क्वेलिंग। स्क्वेबलिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पे झगड़ा करना या आर्ग्यू करना। अब आर्ग्यू के साथ ये भी लिख लेना, छोटी मोटी बात पे झगड़ना। ठीक है, तो बी में दिया है अलाउइंग करना, अलाउ करना, और स्क्वेबलिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पे झगड़ा करना। ये दोनों ही अलग अलग थे, बी का पेयर नहीं बन रहा।
अलाउइंग इट टू नाउ एग्जामिन, एग्जामिन करे, सी मैंने एग्जामिन मूल्यांकन करना, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो सेम थे। किसको एग्जामिन करेगा? प्रपोजल्स फॉर माइनॉरिटी स्टेक्स इन स्टार्टअप्स। कहते हैं माइनॉरिटी स्टेक्स मैंने होता है दाव, क्या होता है? जरूरी माइनॉरिटी स्टेक्स का मतलब होता है कोई चाल, कोई दाव खेलना, कोई रिस्क लेना, है ना। तो यहाँ था स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है अनुबंध या फिर आवश्यक शर्त, या तो किसी संधि के लिए यूज करते हैं या फिर आवश्यक शर्त के लिए यूज करते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर स्टेक्स और स्टिपुलेशन का मीनिंग वेरी सेम नहीं है इसमें, बट नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर बात करें तो इसने कहा कि अलाउइंग इट टू नाउ एग्जामिन, किसको एग्जामिन करेगा? प्रपोजल फॉर माइनॉरिटी स्टेक्स को इन द स्टार्टअप्स। माइनॉरिटी स्टेक्स मैंने दाव या अनुबंध, एक ही चीज़ थी कि स्टार्टिंग में जो छोटे मोटे आवश्यक शर्तें हैं या अनुबंध है, अगर मैं यहाँ डी लगा कर देखता हूँ तो यहाँ डी पे भी बिल्कुल सही आंसर बैठता है। तो जो अलग अलग इसमें बिल्कुल थे वो थे बी ऑप्शन में। स्क्वेबलिंग का मतलब होता है छोटे मोटी बात पे झगड़ा करना, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विल स्पर, स्पर का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट करना। तो ए नंबर पे था, इसमें था ट्रेड और इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है लोगों को प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। यहाँ ए पर था सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी चीज को जीतना, नंबर 1 सरपास करना या जीतना, नंबर 2 रिड्यूस कम करना, ठीक है। ये भी कह सकते हैं जीतना है तो उसका उल्टा हराना भी तो हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर प्रेरित करना अलग चीज है, सरपास करना अलग चीज है, किसी को जीतना अलग चीज है, कम करना अलग चीज है। तो यह क्या करेगी? प्रेरित करेगी इन्वेस्टर्स को, क्यों? टू कंटिन्यू, लगातार जारी रखे। तो बी ऑप्शन था रिकमेंस, कमेंस का मतलब शुरू करना, रिकमेंस का मतलब पुनः शुरू करना, फिर से शुरू करना, मतलब जारी रखना। तो यहाँ कंटिन्यू के स्थान पर अगर मैं इन्वेस्टर्स को प्रेरित करेंगे कि रिकमेंस करना है तो दोनों मीनिंग सेम बैठेंगे। टू फ्लॉक, इकट्ठा करना, टू द सेफ हेवन, हेवन का मतलब आश्रय स्थल ऑफ द डॉलर। तो यहाँ फ्लॉक मैंने एक होता है इकट्ठा करना, यहाँ सी ऑप्शन था कन्वर्ज। देखिए अलग अलग दिशाओं से जब एक बिंदु पर आकर सभी दिशाएं या लाइंस मिलती है उसको बोलते हैं कन्वर्ज, ऐसा बिंदु जहां अलग अलग दिशा से आकर लाइंस मिलती है। तो यहाँ फ्लॉक के सेंस में था, अगर यहाँ मैं कन्वर्ज लिखता हूँ तो कन्वर्ज टू द सेफ हेवन मैंने स्थान ऑफ द डॉलर रोलिंग इमर्जिंग मार्केट्स। तो यहाँ था रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज को अपसेट करना, क्या होता है? किसी चीज को अपसेट करना। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो था डिसक्वाइटिंग। क्या है? डिसक्वाइटिंग का मतलब भी अपसेट करना या अनईजी फील करना। तो दोनों का मीनिंग सेम था, तो इसमें जो अलग मीनिंग था वो था ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है इफ वी आर सीरियस, अगर हम सीरियस हैं, तो ए ऑप्शन पे दिया था रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है किस चीज के लिए? फॉर्म या डिटरमाइंड। देखिए अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ इफ वी आर सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस या इफ वी आर रेजोल्यूट अबाउट इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, तो दोनों का मीनिंग सेम आएगा। अगर हम दृढ़ हैं, सीरियस हैं, गंभीर हैं, एक ही बात थी। तो एवरीवेयर वी शुड रिजोर्ट टू एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, वी शुड रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू का मतलब होता है किसी को यूज में लाना, किस चीज को क्या करना? यूज में लाना। अच्छा इसमें बी ऑप्शन था इम्प्रूविंग, सुधारना। इम्प्रूविंग बी ऑप्शन मैं देखता हूँ तो रिफाइन का मतलब होता है सुधारना, यहाँ बी ऑप्शन भी
मैच कर रहा है। सी ऑप्शन था रिजोर्ट टू, किसी को प्रयोग में लाना, और डॉज का मतलब होता है चकमा देना या खिसकना। यहाँ किसी को एक्सपर्ट्स को लाने की बात कर रहा है, यहाँ चकमा देने की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग मीनिंग थे, तो सी इसका मैच नहीं हो रहा। ऑन ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड रेज, मैंने बढ़ाना द प्रोफाइल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें डी ऑप्शन था एस्केलेट। एस्केलेट आने पर मामला बढ़ गया, मीन्स टू बिकम ग्रेटर, बढ़ना, किसी चीज़ का ज़्यादा सीरियस होना, बढ़ना, तो रेस और एस्केलेट दोनों का मीनिंग था बढ़ना। तो जो अनमैचर्ड वर्ड है वो है डॉच। डॉच और रिजोर्ट टू अलग अलग है। डॉच का मतलब चकमा देना, रिजोर्ट टू का मतलब होता है किन्हीं को लाना, यूज में लाना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। Developing countries have little reason to reject labor standards, तो डेवलपिंग कंट्री के पास बहुत ही लिटिल मतलब छोटा रीज़न है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन छोटे के सेंस में ये ऑप्शन है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब छोटा राज्य या छोटे प्रांत के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ प्रोविंशियल रीजन का मतलब प्रांतीय रीजन को, छोटे प्रांत से रिलेटिव रीजन, बिल्कुल हो सकता था। लिटिल और प्रोविंशियल आपस में चेंज हो सकते हैं। टू रिजेक्ट, रिजेक्ट करना, किसको रिजेक्ट करना? लेबर स्टैंडर्ड्स को। तो यहाँ रिजेक्ट बी ऑप्शन था, तो लेबर स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करना या डिस्डेन में नफरत करना। तो अगर मैं यहाँ ये मानता हूँ कि डिस्डेन लिखा है रिजेक्ट के स्थान पर, तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव प्रोविंशियल रीजन टू डिस्डेन लेबर स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल हो सकता है। दैट एड्रेस, एड्रेस में होता है किसको संबोधित करना, किसको शब्दों के कुछ स्टेटमेंट बोलना। दैट एड्रेस बार्गेनिंग, बार्गेनिंग में होता है कम करना। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि दैट एड्रेस, जो कि एड्रेस करता है, एड्रेस मैंने किसको संबोधित करना। तो यहाँ जो सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन में मेरे पास जो वर्ड है वो है सी ऑप्शन का वर्ड है कॉन्साइन। क्या है? कॉन्साइन। मैंने देखा कॉन्साइन का मतलब होता है किसी को कुछ देना, यहाँ एड्रेस करना, स्टेटमेंट देना, यहाँ कॉन्साइन मैंने किसको कुछ देना। दैट कॉन्साइन बार्गेनिंग, दैट एड्रेस बार्गेनिंग, बिल्कुल आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। बार्गेनिंग का मतलब होता है किसी चीज का मोल भाव करना। एसीमेट्रिक्स का मतलब होता है जो विषम या असमान चीज के लिए एसीमेट्रिक्स का यूज करते हैं। तो मैंने देखा डी ऑप्शन में बार्गेनिंग मैंने कम करना, और डिसेंटिंग का मतलब होता है असहमति देना। एक तो किसी चीज को मोल भाव करके कम करवाना, और एक ये असहमति, दोनों अलग अलग वर्ड थे। तो इसमें दोस्तों जो मेरा आंसर था डी ऑप्शन, डी डिसेंटिंग, असहमति देना। देखिए लिटिल के स्थान पर प्रोविंशियल चेंज हो सकता है, रिजेक्ट के स्थान पर डिस्डेन हो सकता है, और एड्रेस के स्थान पर कॉन्साइन हो सकता है, बट बार्गेनिंग और डिसेंट लगाते मीनिंग चेंज हो जाता है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ो। देखिए फिर है 7 मेंबर मिनिस्ट्रियल पैनल विल स्टडी, स्टडी करना, अध्ययन करना। इधर ए नंबर में दिया एग्जामिन, स्टडी करेगा या एग्जामिन करेगा, सेम ही बात थी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वेदर अ डिजास्टर लेवी इज नीडेड, कि डिजास्टर लेवी की आवश्यकता है, आवश्यकता को बोलते हैं नीडेड। और यहाँ बी ऑप्शन था मेरे पास एंटेल्ड का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यकता, हकदार, हकदार भी होता है नेसेसरी। इंटेल का मतलब नेसेसरी या जरूरी भी होता है। यहाँ नीडेड और एंटेल्ड दोनों का मीनिंग सेम था। टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स स्ट्रक्ड बाय नेचुरल क्लैमिटीज, क्लैमिटीज में होता है प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ सी ऑप्शन के साथ एडवर्सिटीज दिया है। एडवर्सिटीज का मतलब होता है विपरीत स्थिति होना। तो विपरीत स्थिति, आपदा की स्थिति एक ही बात होती है। सच एज द रिसेंट फ्लड्स दैट रेवेज्ड केरला, रेवेज्ड का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना। चूंकि डी में यहाँ दिया है रेक्टिफाइड, सुधारना, तो सुधरना या किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना, दोनों ही ये अलग अलग मीनिंग थे। सो जो मैच नहीं हो रहा वो क्लियर है, थर्ड नंबर ऑप्शन डी रेक्टिफाइड। ठीक है,
अरे वेस्ट मैंने होता है किस चीज का धीरे धीरे नष्ट होना, बट यहाँ क्या दिया है रेक्टिफाइड सुधरना, ये गलत था। ये लगाते ही लाइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। देखें, कहते हैं काउंटिंग प्रोसीजर्स वर चेंज्ड एट द लास्ट मिनट। मैंने देखा काउंटिंग प्रोसीजर्स चेंज हो गई लास्ट मिनट पर। ए नंबर पे दिया अंडरलाइंग प्रोसीजर्स, मैंने रेखांकित प्रोसीजर्स। अगर मैं काउंटिंग के स्थान पर रेखांकित, जिसका मतलब होता है किसी चीज को रेखांकित करना या मुखिया बनाना या जो प्रोसीजर है, तो अगर मैं यूज करता हूं तो काउंटिंग प्रोसीजर्स वर चेंज्ड या अंडरलाइन प्रोसीजर्स वर चेंज्ड, तो लाइन चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पेयर बन सकता है। वर चेंज्ड, चेंज होगी, तो चेंज के स्थान पर दिया है ट्रांसम्यूटेड, का मतलब होता है परिवर्तित करना या चेंज करना, ये भी पेयर बन रहा है। एट द लास्ट मिनट विच लेड टू सम कंफ्यूजन, जिसमें कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हुई ड्यूरिंग संडेज पोलिंग एंड मैनी फॉरेन जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए फ्रॉम इंडिया, वर डिनाइड वीजास। कहते हैं काफ़ी जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे जिसमें इंडिया को भी शामिल किया, यहाँ शामिल किया है इंक्लूड, बट सी में प्रिक्लूडेड का मतलब होता है रोकना, मना करना। तो यहाँ अलाउ करने के सेंस में था, यहाँ मना करने के सेंस में था, तो सी का पेयर नहीं बन रहा। डिनाइड, डिनाइड का जो डी पेयर दिया रिबफ्ड, का मतलब होता है किसी की बात को मानने से मना करना। तो यहाँ डिनाई मैंने भी मना करना और रिबफ्ड मैंने भी बात मानने से मना करना। तो जो आंसर बनता है वो है सी प्रिक्लूडिंग, ये जो इंक्लूडिंग दोनों सेम नहीं थे, 2 नंबर आंसर, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार। तो अपहोल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो है वैलिडेटिंग, का मतलब किसी चीज की वैलिडिटी को बनाए रखना। इन वैलिडेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार, आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बनाए रखना या अपहोल्डिंग रखना, दोनों सेम ही बात थी। आगे है एंड क्लैरिफाइंग एरियाज, क्लैरिफाइंग मैंने क्लियर करना। जो बी ऑप्शन है विस्तार से समझाना, जो एलुसिडेटिंग का मतलब होता है किसी को स्पष्ट करना, विस्तार से स्पष्ट करना, क्लियर करना। तो क्लैरिफाइंग और एलुसिडेटिंग दोनों सेम थे। इन विच इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, जिसके लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता, मैंडेटरी मैंने होता है आवश्यक। तो यहाँ मेरे पास जो आवश्यक वर्ड के लिए है मैंडेटरी दिया है, और सी ऑप्शन में दिया था प्रोडिगल। क्या दिया है? प्रोडिगल। इसमें मैंने देखा प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। तो आवश्यक चीज अलग है और खर्चीली चीज अलग है, तो दोनों में मेरे को तो अभी पहली बार में तो ये अलग लग रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ। फिर था द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजोर्टेड, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रिजोर्ट कर दिया द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ प्रोग्राम टू प्लग लीकेज इन सब्सिडी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने रिजोर्टेड का मतलब सहारा लेना, रिजोर्ट टू का मतलब होता है उपयोग में लाना, रिजोर्टेड का मतलब सहारा लेना। क्या होता है? किसी चीज का सहारा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा लिया ओरिजिनल इंटेंट का, इरादे का, किसका? प्रोग्राम के ओरिजिनल जो इंटेंट था उसका सहारा लिया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हैज जेंट्रीफाइड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ प्रोग्राम। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ओरिजिनल प्रोग्राम था उसको जेंट्रीफाइड किया, यूज किया। यहाँ पर दोनों मीनिंग अगर मैं चेंज करता हूँ तो सेंटेंस का चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज किया? टू प्लग लीकेज इन द सब्सिडी स्कीम्स, जो सब्सिडिबल स्कीम्स है उसमें लीकेज को रोकने के लिए ओरिजिनल प्रोग्राम के जो वास्तविक मूल इरादा था, उद्देश्य था, उसको यूज में लाने का या रिफाइन करने का, दोनों ही यूज हो सकते हैं। जो अलग अलग मीनिंग थे, मैंडेटरी के स्थान पर प्रोडिगल, ये नहीं आ सकता। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप आंसर नोट कर लीजिए, सी प्रोडिगल। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर दैट कुड बी अवेल्ड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। एक वॉलंटरी बेसिस पर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर का फायदा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में अवेल्ड फायदा लेना, यहाँ ए सफाइस्ड का मतलब पूरा करना, संतुष्ट करना या पर्याप्त होना। तो ये वर्ड चेंज करके देखते हैं। एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो पर्याप्त हो सकता है वॉलंटरी बेसिस पर, जिसका लाभ लिया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए अवेल्ड के स्थान पर सफाइस्ड अगर हम मतलब लगाते हैं तो बिल्कुल सही था। एंड वॉज कन्विंस्ड का मतलब किस चीज़ की परिकल्पना करना, अनुमान लगाना। यहाँ फॉर्मुलेटेड का मतलब योजना बनाना, फॉर्मूला बनाना, निर्माण करना। तो यहाँ कंसीव का मतलब कल्पना करना या किस चीज़ का निर्माण करना। तो यहाँ बी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? टू एलिमिनेट द रैम्पेंट मैंने होता है किसी चीज पर कोई चीज अनियंत्रित होना। सी में दिया है रेस्ट्रेंट, नियंत्रित होना। ये तो आपस में अपोजिट थे, तो अपोजिट वाला अपना आंसर होता है सी ऑप्शन। इसमें सी है वो गलत है, 1 नंबर ऑप्शन आंसर है। जो अनियंत्रित करता है फ्रॉड को, हैड थ्रेटन्ड मैंने उनको खतरे में डाल दिया, इनटू समथिंग। तो थ्रेटन्ड का जो इक्वल वर्ड है इम्पेरिल्ड का मतलब होता है खतरे में डालना। तो यहाँ थ्रेटन्ड और इम्पेरिल्ड दोनों सेम मीनिंग थे। अगर मैं इम्पेरिल्ड वर्ड लगाता हूँ थ्रेटन के स्थान पर तो बिल्कुल सही है। दैट वॉज मैंडेटरी फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसमें जो अलग था अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं वो है रेस्ट्रेंट और रैम्पार्ट, दोनों आपस में अलग है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें दिया है द मार्केट वुड कंटिन्यू टू मॉनिटर, कंटिन्यू मॉनिटर करेगी। मॉनिटर करना मैंने आता है किस चीज़ का, निरीक्षण करना। तो सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना। तो ए ऑप्शन अगर मैं मॉनिटर के स्थान पर सुपरवाइज करता हूँ तो बिल्कुल सही है। द लाइकलीहुड ऑफ, लाइकलीहुड मतलब संभावना, किस चीज़ को मॉनिटर करेगी? द लाइकलीहुड ऑफ मीटिंग्स की संभावना को। द बस्टर टारगेट्स फॉर रेवेन्यूज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड असेस का होता है मूल्यांकन करना। यहाँ बी में दिया है डिस्डेन, नफरत करना। मूल्यांकन करना, नफरत करना दोनों ही अलग है, इसमें बी ऑप्शन गलत है। वेदर द आउटलेज रिक्वायर्ड, चाहे आउटलेज को आवश्यकता है फॉर रिवाइज की। यहाँ आवश्यकता के लिए दिए स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी या कानूनी आवश्यकता है, कानूनी बाध्यता। यहाँ मैंने देखा रिक्वायर्ड के स्थान पर स्टैट्यूटरी आ सकता है। फॉर रिवाइज का जो वर्ड दिया मॉडिफाइड, रिवाइज मैंने भी परिवर्तन, मॉडिफाइड मैंने भी परिवर्तन। किसको परिवर्तित करना? मिनिमम स्पॉट प्राइस को। इन 4 में जो अलग था वो अपना ऑप्शन है बी, डिस्डेन। क्या है? डिस्डेन। नफरत करना, असेसमेंट करना अलग अलग वर्ड थे। नेक्स्ट और देख लीजिए, इसमें दिया है कि एज द वर्ड्स बिगेस्ट कम्युनिटी कंज्यूमर्स चाइना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कम्युनिटी कंज्यूमर है, वस्तुओं का उपयोग करने वाली जो कम्युनिटी है वो कौन बताइए? चाइना। ठीक है, चाइना ने सफर्ड किया, झेला। तो क्या झेला? अ ग्रोथ डाउनटर्न। सफर्ड मैंने झेलना, एंड्यूर्ड मैंने भी सहन करना। तो यहाँ एंड्यूर्ड भी आ सकता है, एंड्यूर्ड का मतलब सहन करना। तो दोनों सही थे। डाउनटर्न नीचे की तरफ, और इधर दिया है प्लंज, तेजी से नीचे की तरफ जाना। प्लंज का वर्ड यूज करते हैं जब कोई चीज तेज गति से नीचे की तरफ आती है। तो डाउनटर्न और ये दोनों सेम थे। द ग्लोबल डिमांड, तो यहाँ पर दिया है डिमांड मैंने आवश्यकता, एक दिया है सी ऑप्शन में क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है क्रोध के साथ, झगड़े के साथ डिमांड करना या हल्ला गुल्ला करके डिमांड करना। तो क्लेमर और डिमांड दोनों का मीनिंग डिमांड करना था, तो इसका मतलब ये भी सही था। फॉर कमोडिटीज स्टार्टेड टू डिविंडल, डिविंडल का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे नष्ट होना। तो यहाँ प्रोलॉन्ग्ड, ये तो लंबा होना, यहाँ धीरे धीरे कम होना, और ये प्रोलॉन्ग्ड इसका विपरीत था। इट मीन्स ये आपस में दोनों अपोजिट थे। अपना आंसर जो इसमें है वो है प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, आप ये वर्ड्स नोट कर लीजिए। एंड्यूर्ड मैंने लंबे समय तक चलना या सहन करना।
क्लेम और शोर शराबा करना, या फिर शोर शराबे के साथ कोई वस्तु डिमांड करना, ये भी लिख लेना साथ। ठीक है, तेजी से नीचे आना, बढ़ाना या लंबा करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें जो क्लेमर का ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है शोर शराबा करना, बट शोर शराबे के साथ डिमांड करना इसका एक और मीनिंग है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, द फेलिंग रूपी ऑयल प्राइस ट्रेंड्स एंड एक्सपेंडिंग। फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड मैंने होता है किस चीज का विस्तार होना, तो यहाँ ए ऑप्शन था कंस्ट्रिक्टिंग। कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है सिकुड़ना या किसी की सीमा को, स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना। तो यहाँ पहले ही वर्ड पे मेरे को अंतर दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंडिंग का मतलब विस्तार करना, कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब संकुचित होना। तो यहाँ ए ऑप्शन तो ये गलत था। ठीक है, ये मतलब पेयर नहीं बन रहा, तो ऑप्शन तो ए ही इसका अपना आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट्स आर इक्वलिटी वरिंग। वरिंग मैंने चिंता, और बी में दिया है डिस्ट्रेसिंग का मतलब ये होता है मानसिक दबाव। एस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एक्सपेक्टेशंस। देखिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद करना, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण या उम्मीद करना। किसी का विचारधारा को बोलते हैं आउटलुक। तो एक्सपेक्टेशन और आउटलुक दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं। ऑफ अ राइज, राइज मैंने होता है उठना, बढ़ना, और हाइक मैंने भी होता है उछाल। तो इस क्वेश्चन में जो पेयर सही नहीं था वो था कंस्ट्रिक्टिंग और एक्सपेंडिंग। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग आपस में अलग अलग है। सो जो अपना आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा। डिस्ट्रेसिंग का मतलब मानसिक दबाव, कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब सिकुड़ना या किसी की स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना, हाइक मैंने उछाल, राइज मैंने भी उछाल, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, और यहाँ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग। अब पहला वर्ड है कैपेबल, दूसरा वर्ड है कैप्चरिंग। कैपेबल का जो है मतलब होता है समर्थ, और ए है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का होता है समर्थ, निपुण या सक्षम। तो यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कॉम्पिटेंट भी आ सकता है, कैपेबल भी आ सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये तो सही था। मेथड ऑफ कैप्चरिंग मैंने होता है किसी को पकड़ना, अपने वश में करना। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, मतलब किसी को पकड़ना। तो ये भी दोनों मीनिंग सेम है। फिर है क्या कैप्चर करेगी? द रियल टाइम डाटा ऑन ट्रेड सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल कंसेंसस मोर इनवॉल्व रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंट्रीज वाइज कोटा। फॉर डिटरमाइनिंग द कंट्री वाइज कोटा, कंट्री वाइज कोटा को डिटरमाइन करने के लिए या कंट्री वाइज कोटा को कंक्लूसिव करने के लिए। यह डिटरमाइन होता है कि किसी चीज़ पर दृढ़ निश्चय होना या सोच विचार करने के बाद उस पर जो हम निर्णय लेते हैं उसको होता है डिटरमाइन करना। और कंक्लूसिव का मतलब होता है निष्कर्ष या सार गर्भित। मतलब अगर मैं ये लिखता हूँ फॉर कंक्लूसिव द कंट्री वाइज कोटा, तो इन दोनों का मीनिंग सेम सेंस में यूज होगा। इज टेक्निकली फिजिबल, इज टेक्निकली फिजिबल। देखिए, जो फिजिबल का मतलब होता है संभावना, पॉसिबल, संभव। तो यहाँ मैंने देखा डी में जो अपना आंसर है वो है इम्परवियस का होता है अभेद, अप्रवेश्य, अप्रभावनीय। तो यहाँ संभावना अलग चीज है, ये तो अभेद या अप्रवेश्य ये अलग चीज है। तो कैपेबल के इक्वल था कॉम्पिटेंट, कैप्चरिंग के इक्वल था एप्रीहेंड, और डिटरमाइन के इक्वल था कंक्लूसिव। जो बिल्कुल ही अलग था वो था फिजिबल। तो इम्परवियस का मतलब अभेद होता है, ये होता है संभव, और ये असंभव के सेंस में नेगेटिव वर्ड, और फिजिबल था पॉजिटिव वर्ड। तो अपना जो आंसर है वो है इम्परवियस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग। मैंने देखा मॉनिटरिंग ए जो ऑप्शन है मॉनिटरिंग है, और इधर ए में सुपरवाइजिंग, दोनों आपस में सेम ही वर्ड थे।
डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू तुर्की विच हैव जनरेटेड, जिसने उत्पन्न किया, जनरेट मैंने उत्पन्न करना, देखिए यहाँ था विच हैव जनरेटेड ग्लोबल रिस्क, विच हैव कंज्यूर्ड, जिसने हाथ की सफाई दिखाई, जिसने जादू दिखाया ग्लोबल रिस्क का। तो जनरेटेड और कंज्यूर्ड दोनों सेम मीनिंग नहीं थे, बट अगर मैं जनरेटेड के स्थान पर कंज्यूर्ड वर्ड लगाता हूँ, विच हैव कंज्यूर्ड ग्लोबल रिस्क, जिसने एकदम से जादू से दिखाया ग्लोबल रिस्क या उत्पन्न किया ग्लोबल रिस्क, तो ये एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं। आगे दिया था अवर्सन, अवर्सन का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना या नफरत करना। सी में दिया था एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब लगाव, आत्मीयता। तो मैंने देखा ये नफरत की बात कर रहा है और यहाँ सी में लगाव की बात कर रहा है, दोनों अपोजिट थे, तो यहाँ सी का पेयर गलत था, मेरा आंसर थर्ड था। टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, इमर्जिंग मैंने उभर कर सामने आना, और यहाँ जो दी है इमेनिटिंग, इमेनिटिंग का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रदर्शित होना, उभर कर सामने आना या उत्पन्न होना, प्रदर्शित होना, सेम ही था। सो इसमें जो मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग सेम था, कंज्यूर्ड के स्थान पर जनरेटेड लगाते हैं तो सेम मीनिंग बैठता है, इमर्जिंग के स्थान पर इमेनिटिंग का मीनिंग सेम है, बट अवर्शन और एफिनिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट, सो आर आंसर इज एफिनिटी, लगाओ। ये सभी क्वेश्चन थे वो क्या बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आपको ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर कंफर्टेबल बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। मैंने देखा जो ए ऑप्शन है इसमें कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का मतलब होता है आसानी से, तो यहाँ कंप्लेसेंट का मतलब होता है मतलब संतुष्टि से, हैप्पीली। तो कहता है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर कंफर्टेबल, आर कंप्लेसेंट, आराम से हैं या संतुष्टि से, दोनों आपस में बिल्कुल रिप्लेस हो सकते हैं, बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट माने पर्याप्त, एम्पल मैंने बताया प्रचुर मात्रा में मतलब पर्याप्त, दोनों का मीनिंग सेम था, तो मीनिंग इसे में फिर तो चेंज हो ही सकता है। टू मिटिगेट, कम करे, मिटिगेट मतलब है शांत करना, स्लो करना, और सी ऑप्शन में इसमें दिया है एक्सेसरेट, एक्सेसरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ का बढ़ जाना, कुछ बैड से वर्स हो जाना, बुरे से बदतर हो जाना। तो मिटिगेट शांत होना होता है, ये काम बढ़ रहा है, तो ये आपस में दोनों अपोजिट थे, तो डेफिनेटली मेरा आंसर यहाँ सी होना चाहिए। एनी ड्यू वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, चंचलता, अस्थिरता। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है जो एक्साइट की स्थिति में हो, चंचल, जो एक्साइट की स्थिति होती है वो क्षण भंगुर मानी जाती है, तो अस्थिरता की स्थिति के लिए एक्साइटेबिलिटी वर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कंफर्टेबल के सेंस में जो मेरे पास ऑप्शन है कंप्लेसेंट है, और एम्पल के सेंस, एम्पल और सफिशिएंट सेम है, एक्साइटेबिलिटी और वोलेटिलिटी दोनों सेम है लगभग। तो जो आंसर अलग था वो था मिटिगेट, और मिटिगेट का जो विपरीत है वो है एक्सेसरेट। तो मेरा आंसर इसमें है कौन सा, ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन, इसमें आपने देखा कि आपके पास जो 4 वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स के इक्वली आपको 4 वर्ड और दिए हैं, उन क्वेश्चन वाले वर्ड्स को जो ऑप्शन वाले वर्ड्स अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो वो सही है, रिप्लेस नहीं कर सकते तो वो गलत है। ये सभी क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन थे, नए पैटर्न के तहत पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, और अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस हैं उनके वीडियोस भी लगातार देख रहे होंगे, और वोकैबुलरी को एक आप याद करने के बजाय अपने मन में बसाने की, सीखने की कोशिश कीजिए। वीडियोस में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको वोकैबुलरी पे चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास किया है, आप उसको डेफिनेटली वॉच आउट करें। तो मिलते हैं, अभी जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो भी आपको नए IBPS पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन है उसी पे मैं बात
करूँगा नेक्स्ट क्लास में।